कैसे हो बच्चों। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय आर.बी. गर्ग। बच्चों आज हम 11th क्लास फिजिक्स से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक वेक्टर डिस्कस करने वाले हैं। वेक्टर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप 11th क्लास के अंदर एक छोटे से पार्ट में डिस्कस करते हैं, लेकिन उसको यूज़ जब तक आप फिजिक्स पढ़ते हैं तब तक उसको करते रहते हैं यूज़। तो वेक्टर्स को अगर बच्चों यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया जाए, अच्छे से समझ लिया जाए, तो फिर हायर क्लासेस में फिजिक्स को समझना बड़ा इजी हो जाता है वेक्टर्स के वे से। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी हैं, स्केलर क्वांटिटी कौन सी हैं, किस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब चीज़ें यहाँ हमें जानने को मिलेंगी। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज are those quantity which are having both magnitude as well as direction। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिन क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू, और डायरेक्शन का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन गिवन है साथ में। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि बेटा आपको 10 मीटर सीधा चलना है, स्ट्रेट डायरेक्शन में आपको 10 मीटर के लिए मूव करना है। तो 10 मीटर जो मैंने बोल दिया 10 मीटर वो क्या है, मैग्नीट्यूड है, और सीधा चलना है, स्ट्रेट चलना है, तो वो उसकी डायरेक्शन है। तो जब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ें हैं तो हम उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। तो ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। सिमिलरली वी कैन डिफाइन और एक्सप्लेन द स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी। व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? तो स्टूडेंट्स स्केलर किसे कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटीज those quantity which are having only magnitude but no direction। ऐसी क्वांटिटी जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि बेटा आपको 10 मीटर के लिए चलना है, किस डायरेक्शन में चलना है कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड अवेलेबल है। दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड है तो सिर्फ स्केलर है, बिना डायरेक्शन के। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस दैट इज ओनली हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, दैट्स व्हाई डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। और डिस्टेंस से ही स्पीड बनती है, तो स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी एटसेट्रा। इस तरह से आप स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो उन्हें हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों गिवन है, तो उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इस चैप्टर का नाम जैसे कि आपको स्पेसिफाई करता है, इस टॉपिक का नाम हमें स्पेसिफाई करता है कि वेक्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें ऐसी क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करना है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अवेलेबल है। तो कुछ बेसिक डेफिनेशन वेक्टर से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, जितने भी वेक्टर हमारे पास है उन सभी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वेक्टर और दूसरी जो कैटेगरी है वो है पोलर, पोलर वेक्टर। एक्सियल और पोलर वन बाय वन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं। दोज वेक्टर विच शो द रोटेशनल इफेक्ट आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। जिस तरह से एंगुलर वेलोसिटी है,
टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, ये सभी क्या है, एक्सियल वेक्टर के अंडर आते हैं। और पोलर वेक्टर कौन से हैं? दोज वेक्टर विच आर हैविंग सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और पॉइंट ऑफ स्टार्ट। जहां से कोई वेक्टर स्टार्ट करता है, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट हमारे पास है, ऐसे सभी वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? पोलर वेक्टर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है स्टार्टिंग कहां से है, वेलोसिटी हमें पता है उसकी स्टार्टिंग कहां से है। तो जिनका एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, उन सभी को हम क्या कहते हैं? पोलर वेक्टर कहते हैं। तो स्टूडेंट क्लियर है? इस कैटेगरी के अंदर सभी जो वेक्टर बसते हैं, जो रोटेशनल इफेक्ट शो नहीं करते, वो सारे के सारे वेक्टर पोलर वेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। और एक्सियल वेक्टर की कैटेगरी में सभी वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं, वो सारे के सारे वेक्टर एक्सियल वेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर बेसिक डेफिनेशंस हैं इक्वल वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इक्वल वेक्टर्स किसे कहा जाता है? जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है, इक्वल मींस बराबर, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इक्वल हैं, तो उन्हें हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, दो वेक्टर मैंने ड्रॉ किए, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ए वेक्टर 5 मीटर, बी वेक्टर इज आल्सो 5 मीटर, हैविंग द सेम डायरेक्शन। तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है 5 और डायरेक्शन भी सेम है, तो इन दोनों वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं? इक्वल वेक्टर कह सकते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ऐसे वेक्टर्स को नेगेटिव वेक्टर्स कहा जाता है। दोज वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स, आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है, ये फर्स्ट, ये सेकंड में, थर्ड लिखते हैं यहां पर, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, को मीन्स आप समझ सकते हैं यहां पर सेम, जैसे को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप सुना होगा आपने नाम। को एजुकेशनल मीन्स जहां पर गर्ल्स और बॉयज सभी इकट्ठा पढ़ते हैं, तो उसे को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हम बोलते हैं। तो को इनिशियल, को का मतलब सेम पॉइंट, किसके लिए? जितने भी वेक्टर हैं उन सभी के लिए। और इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग का पॉइंट जिन वेक्टर का कॉमन होता है, सेम होता है, उन सभी वेक्टर को को इनिशियल वेक्टर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, दिस इज वेक्टर ए स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ओ, बी वेक्टर भी ओ से स्टार्ट हुआ, सी वेक्टर भी ओ से स्टार्ट हुआ, डी वेक्टर भी ओ से स्टार्ट हुआ, तो सभी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओ है। तो दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर। द नेक्स्ट इज को प्लेनर वेक्टर्स, को प्लेनर वेक्टर्स। अगेन को मीन्स सेम, प्लेनर मीन्स प्लेन। ऐसे वेक्टर्स जो एक प्लेन पर लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, बोर्ड जो है एक प्लेन है, और इस बोर्ड पे जितने भी वेक्टर मैं ड्रॉ कर सकता हूं, वो सारे के सारे वेक्टर किस टाइप के हैं, किस नेचर के हैं? कोप्लेनर वेक्टर हैं, भले ही उसकी डायरेक्शन कुछ भी है। फॉर एग्जांपल, वेक्टर ए ड्रॉ किया, ये वेक्टर बी ड्रॉ किया, ये वेक्टर सी ड्रॉ किया, ये सारे वेक्टर एक ही प्लेन पर ड्रॉ किए गए हैं। दैट्स व्हाई दीज 3 वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट इज स्टूडेंट को लीनियर वेक्टर्स। फिफ्थ इज को लीनियर वेक्टर्स, कोलीनियर वेक्टर्स। कोलीनियर वेक्टर्स कौन से वेक्टर होते हैं? ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो या अनइक्वल हो, जिनकी डायरेक्शन सेम है
या अपोजिट है, लेकिन वो एक ही लाइंस पर लाई करें या पैरेलल लाइज करें, तो ऐसे सभी वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर कहा जाता है, कोलिनियर वेक्टर्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऐसे दो वेक्टर्स जो सेम लाइन पर लाई करें या पैरेलल लाइज करें, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है या अनइक्वल है, डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, ऐसे सभी वेक्टर्स को लीनियर वेक्टर कहलाते हैं। ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी, कोलिनियर वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, कोलिनियर वेक्टर। तो एक ही प्लेन पर लाइज करें उसे कोप्लेनर कहते हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो कोइनिशियल कहते हैं, और एक ही लाइन पर या पैरेलल लाइज करें उसे कोलिनियर कहा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था कोलिनियर वेक्टर्स। द नेक्स्ट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या जीरो को आप नल वेक्टर से भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं। जीरो लिखें या नल वेक्टर लिखें। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड एनी डायरेक्शन। अगर मैं पॉइंट यहां बना दूं बोर्ड के ऊपर, तो ये पॉइंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? जीरो है, लेकिन डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, कहीं भी जा सकता है पॉइंट। दैट्स व्हाई दिस डॉट और पॉइंट इज नोन एज द जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। नल वेक्टर की प्रॉपर्टी है, अगर नल वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो उस वेक्टर को चेंज नहीं करता, उस वेक्टर को एज इट इज रखता है। नल वेक्टर से कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर दूसरे वेक्टर के अंदर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो ये था नल वेक्टर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिट वेक्टर्स। सिंपल किसी भी वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से, लेकिन यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैप से। कैप लिखा जाता है ऊपर, तो ये जहां कैप लगा देते हैं ये यूनिट वेक्टर की पहचान है। और यूनिट वेक्टर जब भी आपको फाइंड आउट करना है, ये किसी एक सिंपल वेक्टर का गिवन वेक्टर का ही फाइंड आउट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक वेक्टर है ए और आपसे कोई कहे कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करिए, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करिए, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड्स। तो अगर यूनिट वेक्टर को डिफाइन करें तो आप क्या लिखेंगे? इट इज अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर्स। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है और डायरेक्शन वही है जो गिवन वेक्टर की है। मतलब ए वेक्टर की जो डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन ए कैप की भी होगी, और उसका फॉर्मूला है आपके पास ये, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम फाइंड आउट करते हैं किस तरह से आप इसको किसी न्यूमेरिकल में सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से यूनिट वेक्टर फाइंड आउट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ वेक्टर ए लाइक दिस, 2i plus 3j plus 4k. Find a कैप। ये क्वेश्चन आपके पास है, ए वेक्टर गिवन है, आपको ए कैप फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम i j k का यूज करते हैं, और i j k के साथ जो भी वैल्यू लिखी है वो मैग्नीट्यूड को शो करती हैं और i j k डायरेक्शन को शो करते हैं। I रिप्रेजेंट द डायरेक्शन x एक्सिस, j फॉर y एक्सिस, k फॉर z एक्सिस। तो वेक्टर्स
से आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है और फॉर्मूला आपके पास है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आपके पास है, इसका मैग्नीट्यूड अगर आप फाइंड आउट कर दें तो आप यूनिट वेक्टर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किस तरह से करेंगे, आई के साथ जो भी लिखा है उसका स्क्वायर करें, जे के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर करें, प्लस के साथ जो भी लिखा है उसका स्क्वायर करें और सब अंडर रूट के अंदर आप लिख दें। तो इट इज 4 + 9 + 16 विद अंडर रूट, तो इट इज 29 हैविंग अंडर रूट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट कर दिया है और ए वेक्टर आपके पास था, तो यूनिट वेक्टर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ वेक्टर इज 2i + 3j + 4k. This is the value of vector and the magnitude is √29. This is the answer. तो आप इस तरह से किसी भी गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तरीका था यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट वेक्टर्स। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स कुछ तो बेटा नाम से ही क्लियर होता है। पोजीशन एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करे, उसे हम पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, P मेरे पास एक पॉइंट है जो एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई करता है, एक्स वाई प्लेन में लाई करता है। तो आपको इस P पॉइंट की पोजीशन बतानी है, ओरिजिन से क्या पोजीशन पर प्लेस है P पॉइंट। और जो वेक्टर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करे ओरिजिन से, उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो O से अगर P के लिए मैं लिखूं R1, मैं इसको लिख देता हूं, दिस R1 इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, पोजीशन वेक्टर, द वेक्टर विच स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और अ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो जो P है वहां पर जो पोजीशन स्पेसिफाई करता है जो वेक्टर ओरिजिन से, उसकी R1, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। सो यू कैन राइट OP इज इक्वल टू R1 एंड दिस OP इज द पोजीशन वेक्टर। Similarly, when you have a point Q, another point Q, R2 is another position vector. तो position vector for OQ that is equal to R2. तो इस तरह से आप पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। तो P पॉइंट की पोजीशन को R1 ने स्पेसिफाई किया और Q पॉइंट की जो पोजीशन है उसे R2 ने स्पेसिफाई किया, तो पोजीशन वेक्टर दोनों के मैंने यहां पर लिख दिए। और यहीं से आप एक और वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर के बाद आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं यहां से। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दो पॉइंट के बीच की। अगर दो पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको एक वेक्टर से डिनोट करें। आपके पास एक पोजीशन वेक्टर था R1, दूसरा पोजीशन वेक्टर है R2, यानी कि P पर है फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन Q पर है। अगर आपको P से Q की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, तो जो वेक्टर P और Q की डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, दैट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is equal to PQ, or you can write OQ minus OP, OQ minus OP, और OQ की वैल्यू आपके पास है R2
OP की वैल्यू है R1, सो PQ इज इक्वल टू R2 माइनस R1, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस तरह से आप दो पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स बेसिक इंट्रोडक्शन जो थी वेक्टर की वो हमने डिस्कस की, वेक्टर्स के कुछ बेसिक टाइप हमने डिस्कस किए। उसी कड़ी में एक और वेक्टर हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट नाम ही क्लियर करता है। रिजल्टेंट दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स के लिए एक सिंगल वेक्टर ड्रॉ किया जाता है जो वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे जो इंडिविजुअली उन दो या दो से ज्यादा वेक्टर ने प्रोड्यूस किया था। रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा सिंगल वेक्टर है उन दो या दो से ज्यादा वेक्टर के लिए जो अकेला ही उतना इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे जितना इफेक्ट इंडिविजुअली उन दो या दो से ज्यादा वेक्टर ने प्रोड्यूस किया था। दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर को हम रिजोल्यूशन वेक्टर से और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना, एक वेक्टर को स्प्लिट करना, डिवाइड करना कंपोनेंट्स में रिजोल्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू हैव ए वेक्टर R making an angle theta with the x-axis, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यहां आप क्या डिस्कस करने वाले हैं। जो R वेक्टर आपके पास है, आप देख पा रहे हैं R का कुछ पार्ट x एक्सिस में लाई करता है, कुछ पार्ट y एक्सिस में लाई करता है, क्योंकि R x और y दोनों के बीच में है। अगर आपको यह जानना है कि R का कितना पार्ट x एक्सिस में होगा और कितना पार्ट y एक्सिस में होगा, मतलब R के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको बताने हैं, R का कितना कंपोनेंट x में है और कितना कंपोनेंट y में, तो आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो वही हम यहां पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसकी नेमिंग करते हैं इस फिगर के लिए O A B C, और जो x एक्सिस का पार्ट है मैंने लिख दिया उसको RX, और y एक्सिस का जो पार्ट है R का RY, RX और RY। तो आपको RX फाइंड आउट करना है इन टर्म ऑफ R और RY फाइंड आउट करना है इन टर्म ऑफ R। मतलब RX का मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ R अलोंग x एक्सिस, और RY का मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ R अलोंग y एक्सिस। तो यही तो इसके कंपोनेंट हैं। तो फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। इन ट्रायंगल AOB व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? Base by hypotenuse, base is OA, hypotenuse is OB. OA is RX and OB is R. So RX is equal to R cos theta. It is equation number 1. तो आपने ऑब्जर्व किया x एक्सिस के अलोंग R cos theta पार्ट लाइज करता है, R का जो पार्ट है R cos theta. In the same triangle, what is the value of sin theta? And you know the sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse, that is AB by OB. The value of AB is RY and OB is R. So RY is equal to R sin theta. This is equation number 2. This is equation number 2. तो आपने ऑब्जर्व किया x एक्सिस में कितना पार्ट लाई करता है, कितना कंपोनेंट लाई करता है R का, और y एक्सिस में कितने कंपोनेंट उसका लाइज करता है। इन दो कंपोनेंट को आप सॉल्व करने के बाद R भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि R जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है।
अगर आप इन दो इक्वेशन को स्क्वायर करें और ऐड करें, ऑन स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, ऑन स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 एंड एडिंग, स्क्वायर करें और ऐड करें तो आप देखेंगे आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यही होगा स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। तो आपने ऑब्जर्व किया कि जो आर है वो फाइनली इन दोनों कंपोनेंट से मिलकर के बन सकता है, और रिजल्टेंट मैंने यही डिफाइन किया था, जो आर है वो इन दोनों कंपोनेंट के लिए रिजल्टेंट का काम करेगा। मतलब इस आर ने अकेले ने वही इफेक्ट शो कर दिया जो इन दोनों ने इंडिविजुअली इफेक्ट शो किया था। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और यहां से आप एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं थीटा। व्हेन यू डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, तो अगर आप 2 by 1 करेंगे तो आर वाई बाई आर एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स, ये था आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को डीपली हम स्टडी यहाँ करते हैं, और इसका यूज़ जो है कंप्लीट फिजिक्स में करते हैं, 11th में भी और 12th में भी, हायर स्टडीज़ में भी यूज़ करते रहते हैं। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे 11th क्लास के वेक्टर से। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।